जवाब है कि ये इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव में से जो आरओज़ लिए हैं ये लेना दुरुस्त नहीं है। तो मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन लॉज हैं उसके सेक्शन 51 में ये तफसील दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन आरओज़ किन को तैनात कर सकता है। इलेक्शन कमीशन आरओज़ तैनात कर सकता है इलेक्शन कमीशन के अपने स्टाफ को, नंबर 1। इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है जुडिशरी से लिए अफसरान को, नंबर 2। और इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को, नंबर 3। ये लॉ में मौजूद है, लॉ ऑफ द लैंड ये है। मुल्क रखता है कि वो किन को इलेक्शन में आरओज़ का ये फरीज़ा सौंपता है। इलेक्शन कमीशन ने ये फरीज़ा सौंपने के लिए पहले जुडिशरी से रजू किया। जब उन्होंने जुडिशरी से रजू किया तो उस वक़्त जुडिशल पॉलिसी जो थी, जो 2009-10 की और जो बाद में काफ़ी ज़ेर बहस सुप्रीम कोर्ट में भी रही, जिसमें इंतखाबात आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो तब चेयरमैन थे इमरान खान, उन्होंने जुडिशरी के कंडक्टेड इलेक्शन पे उसको आरओज़ का इलेक्शन का ताना दिया और ये कहा कि ये आरओज़ का इलेक्शन था, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। और वो जुडिशल ऑफिसर्स पर उनकी ये सारी तनकीद थी। अब उनकी तनकीद के नतीजे में फिर एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कायम हुई और उस कमीशन ने एक इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, जिसमें ये तय किया कि उसके अंदर कोई मैसिव रिगिंग थी या मैसिव रिगिंग नहीं थी, तो उसके अंदर कोई मैल प्रैक्टिसेस थी, तो उन्होंने कुछ 56 के करीब पॉइंट्स बनाए। अब ये जब लॉ का हिस्सा है और पहले इलेक्शन कमीशन रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को लिखती है कि आप हमें आरओज़ दें, और वो चीफ जज साहिबान इनकार करते हैं कि ये ड्यूटीज़ हम नहीं दे सकते, हमारे ऊपर जुडिशल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। इसके साथ एक महीने के लिए जो रूटीन की लिटिगेशंस हैं वो सारी की सारी जो हैं बहुत मुतासिर होती हैं। तो इस वजह से हमारे पास पहले जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है और मल्टीपल रीजंस की वजह से उन्होंने कह दिया कि हम ये इस मामले में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन रियासत पाकिस्तान के किसी और इंतज़ाम इंसराम के साथ अपना इलेक्शन कराए। तो जब ये इलेक्शन के नोटिफिकेशन हो गए, और ये भी सबको मालूम है कि आरओज़ के नोटिफिकेशन के बाद शेड्यूल का आना और शेड्यूल का फिर 56 या 54 डेज़ में वो उस तारीख जो 8 तारीख के साथ है, तो ये चीज़ें टाइम लाइन्स के साथ जा रही थी। अब मैं एक जायज़ा ले रहा था कि इलेक्शन कमीशन की 3 प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग्स को मैंने देखा, जिसमें वो अपनी टाइम लाइन्स का जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि डिलिमिटेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हमने प्रीलिमिनरी डिलिमिटेशंस कर दी हैं, उनके ऊपर इतराज़ात आ गए हैं, इतना वक्त लगेगा। और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में गए, सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने डिटेल्स दी, तो उन डिटेल्स में उन्होंने वाजे किया कि ये हमारी टाइम लाइन्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इतने दिनों में ख़त्म होगा, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस फाइल होंगी उसके लिए इतने दिन रिक्वायर्ड हैं, इस तारीख को हम हतमी डिलिमिटेशन को जो है वो आवेज़ा कर देंगे। उसके बाद फिर आरओज़ का नोटिफिकेशन होगा, आरओज़ के नोटिफिकेशन के बाद फिर स्केड्यूल का ऐलान होगा, फिर नॉमिनेशन पेपर्स होंगी, स्क्रूटनीज होंगी। तो इलेक्शन का प्रोसेस एक स्टैट्यूट के ताबे है, एक रूल्स के ताबे है। अगर उस तारीख के मुताबिक अगर आप उसमें कुछ दिनों का फ़र्क डालेंगे तो उसके साथ वो पूरा इंतखाबी अमल वो सैबोटेज हो जाएगा। तो मैं अब 3 या 4 बातों पर मैं काफ़ी इस मामले में सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर तहरीक इंसाफ आरओज़ के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है, और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, और वो भी एक पॉलिसी के ताबे क्लियर कर चुकी है कि जुडिशल पॉलिसी के अंदर ये है कि हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स को परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी, यानी कि आरओज़ के तौर पर उनकी तैनाती, हमारे पास जजेस अवेलेबल नहीं हैं जो बतौर आरओज़ काम कर सकें, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या गुंजाइश रह जाती थी। एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उनके पास क्या गुंजाइश रह जाती थी कि क्या वो अगर जजेस आरओ नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं। और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, उनके अपने काउंसिल अली जफ़र कोर्ट में मौजूद थे,
ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरा बड़ा शदीद एतराज़ है कि वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते थे, वो कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हेड ऑफ द स्टेट, पूरे मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट होता है। जस्ट ये मोहतरम अलवी साहब को ही शुड हैव रिजन बियॉन्ड दैट पार्टी एफिलिएशन, और ये उनका बतौर सदर इंटरव्यू देना कि मेरे चेयरमैन वो हैं। भाई आप सदर मुमलिकत हैं, और सदर मुमलिकत की आइन के अंदर पूरी तफसील दर्ज है कि वो रियासत में होता है, नॉन पार्टीजन होता है। लाहौर हाई कोर्ट्स के फैसले हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर, उसमें उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत किसी जमात का हिस्सा नहीं रह जाते जब सदर मुमलिकत होते हैं। लेकिन एनीवेज, जब ये इतनी कंसल्टेशन के साथ वो ये एक डेट 8th डेट आ गई थी, तो तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ये शोर करती है कि जी देखें हम इंतखाबात मांग रहे थे। भाई आप जब इंतखाबात मांग रहे थे, मुझे याद है मैं खुद परवेज़ इलाही साहब के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट विल फर्दर ब्रीड अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। आप जो काम करने जा रहे हैं कि आप 3 या 4 माह पहले इलेक्टोरल साइकिल को तोड़ेंगे, आप आर्टिकल 90 डिमांड करेंगे, साथ आर्टिकल 220, 221 और उसके साथ जो केयर टेकर्स के मुतल्लिक आर्टिकल्स हैं, इन सब को आपस में पुश डाल देंगे। तो आपका ये गैर आइनी इक़दाम होगा, एक पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी के तहत होगा। आप एक सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे, दूसरे सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे, और जनरल इलेक्शंस के बिल्कुल 2 माह कबल आप 2 सूबों के अंदर एक रेगुलर गवर्नमेंट को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाकर इन प्लेस कर देंगे। तो केयर टेकर्स का पूरा सिस्टम रिडंडेंट हो जाएगा, वफाक में भी ख़त्म होगा, सूबों में भी ख़त्म होगा, इलेक्टोरल साइकिल डिस्टर्ब होगा, नतीजतन पूरा इंतखाबी अमल सैबोटैज हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू इट, आपके ना करें। बहरहाल लेसर सेड इज़ बेटर सेड। वो हुआ जो हुआ, आपने देखा कि एक गैर आइनी इक़दाम उनका टेक्स्ट बुक रीजनिंग में, यस ये ठीक है।